विचारधाराएं, ध्यान रखना पहले हम बात करते हैं किसकी, नियतिवाद। नियतिवाद का मतलब है कि इसके अंदर जो प्रकृति है उसी प्रकृति को मानव पर, इसके अंदर प्रकृति को मानव पर सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, यानी कि इसके अंदर मानव को प्रकृति का दास माना गया है। ध्यान रखना क्या माना गया है, दास। ये तो है नियतिवाद। अब देखो इसका विकास होगा, क्योंकि उस समय क्या हुआ कि जैसे नियतिवाद को समझ लीजिए आप ऐसे ही कि प्राचीन काल में जब ये बहुत ही आदि मानव हुआ करते थे, उस समय में कोई भी जैसे तेज हवा चली, क्या माना जाता था, पवन देव ने हवा चलाई है। अचानक बारिश ज्यादा हो गई, इंद्रदेव नाराज हो गए हैं। अग्नि अगर कहीं पे मान लीजिए आग लगे, क्या कहते थे, अग्निदेव रूठ गए हैं। यानी इसके अंदर किसको महत्व दिया जाता था, प्रकृति को देवता के समान माना जाता था। फिर एक और आया जिसे कहा गया फिर संभववाद। ध्यान रखना संभववाद का मतलब क्या है, संभववाद का मतलब ये है, देखो इसकी अगर हम देखें तो इन जो संभववाद है उसकी प्रतिपादन किसने किया था, विडाल डी ब्लास ने। इसे विडाल डी ब्लास विचारक ने क्या किया कि इसे विचारधारा के बारे में प्रस्तुत किया। इसमें क्या किया गया कि प्रकृति को धीरे धीरे कालांतर में जब कुछ रहस्य खुले तो समझ में आया कि ये तो प्रकृति है, नेचुरल चीजें हैं, होती हुई भगवान नहीं करता है, लेकिन इन सब पे नियंत्रण कौन कर सकता है, मानव। यानी कि इस समय आते आते क्या कर दिया गया कि मानव को प्रकृति के ऊपर, मानव को प्रकृति के ऊपर मान लिया गया। जैसे हम क्या करते हैं, गर्मियां पड़ती है, कूलर चला लिया हमने, या फ्रिज चला, एसी चला ली है, या हमने कुछ उपकरण ऐसी चीजें हैं जैसे फ्रिज है, ठीक है। आग लगती है तो उसको भी हम नियंत्रण करने के लिए उपाय कर चुके हैं। मान लीजिए हवाएं तेज चलती है, उसके भी नियंत्रण के उपाय कर रखे हैं, हवा से बिजली बना रहे हैं। मतलब देवता समान नहीं मानते हैं, इसे हम एक ऐसी चीज मानते हैं जो प्रकृति में नेचुरल चीजें होती है। अब इस समय आते आते हमने क्या कर दिया, देखो संभववाद में आते थे, मानव प्रबल हो चुका है और मानव ने प्रकृति का विदोहन करना शुरू कर दिया, मतलब इसका सबसे ज्यादा उपयोग में लेना शुरू कर दिया है और पर्यावरण को गंदा करना भी शुरू कर दिया। तो इसके मतलब कुछ ऐसा हुआ कि पहले नियतिवाद में कुछ प्रकृति को महत्व दिया गया, संभववाद में मानव को महत्व दिया गया, लेकिन फिर इन दोनों में से ही एक और नई विचारधारा निकल करके आती है, क्योंकि दोनों में ही कुछ ना कुछ खामियां थी, इसीलिए फिर आया नव नियतिवाद। अब देखो इसमें भी कुछ कमी थी, इसमें मनुष्य को कमजोर माना गया था, संभववाद में प्रकृति को कमजोर, लेकिन यहाँ आते आते दोनों में क्या कर दिया गया, सामंजस्य स्थापित कर दिया गया। मतलब इसमें यह कहा गया है कि प्रकृति संपूर्णतः मानव को दास नहीं बना सकती, लेकिन मानव है वो प्रकृति का विदोहन भी नहीं करना चाहिए। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके विचारक हैं फिर ग्रिफिथ टेलर। ये ध्यान रखना, नवनीतिवाद के विचारक कौन है, ग्रिफिथ टेलर। तो ये इस प्रकार की कुछ तीन विचारधाराएं हुई। अब हम बात करेंगे इसके के कुछ विशेष क्षेत्र के बारे में कि भूगोल का विशेष क्षेत्र। विशेष क्षेत्र का मतलब है कि अध्ययन करने के लिए किस पे ज्यादा फोकस किया जाता है, या इसमें कौन कौन सी चीजों को शामिल किया जाता है। विशेष क्षेत्र इसके 6 हैं, क्रमागत तरीके से चलते हैं। देखो 6 विशेष क्षेत्र दिए गए हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें तो वो है आपकी जनसंख्या। जनसंख्या का मतलब तो आप जानते ही हैं कि जनसंख्या के अंदर जैसे घनत्व है, लिंगानुपात है, वृद्धि दर है, उसके सांस्कृतिक जो संबंध है, उन चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है। और एक है फिर प्रदेशों के संसाधन, यानी कि जनसंख्या का अध्ययन करने के साथ साथ प्रदेशों के जो संसाधन है, प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, उनका भी अध्ययन किसमें किया जाता है, मानव भूगोल में किया जाता है। तीसरा है फिर प्रदेशों के संगठन। अगर हम बात करें जो प्रदेशों के संगठन, संगठन का मतलब क्या है, देखो संगठन का मतलब वो कौन से समूह से हैं, जैसे एशिया जनसमूह से हैं, अफ्रीकी जनसमूह से हैं, या फिर यूरोपीय जनसमूह से हैं, या एशिया में भी जैसे मान लीजिए कि अलग अलग प्रकार की संस्कृति सभी लोग पाए जाते हैं तो उनके अनुसार हैं। फिर हम बात करते हैं, एक इसमें अध्ययन किया जाता है संस्कृति का, यानी जो मनुष्य के अनुसार जो संस्कृति बनती है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और एक है आपका फिर नियोजन। नियोजन को समझो, मैंने आपको बताया, देखो मैं बता देता हूं कि नियोजन का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने से पूर्व बनाई गई योजना क्या कहलाती है, नियोजन। हम भी बहानेबाजी बहुत करते हैं, नियोजन करते हैं, बहानेबाजी नहीं। हम जब मैं छोटा था या मान लीजिए कि क्लास में पढ़ता था, टीचर अगले दिन बोलता था तैयारी करके आना,
तो हम तैयारी करके जाते थे किस चीज की, नियोजन की। कैसे, पढ़ते नहीं थे, अगले दिन बहानेबाजी, बोले सर बुखार हो रहा है, फिर सब भी नियोजन करते थे, हाथ दे, बोले हाथ दिखा रहे, गर्म नहीं हो रहा, 2 जमाई दिया करते थे। फिर अगले दिन और नियोजन करते थे, क्योंकि गलती से हमने सीख ले ली क्या कि टेम्परेचर नापते हैं। फिर अगले दिन पेट, अब कौन सा थर्मामीटर लगा के चेक करेंगे कि पेट दर्द हो रहा है, तो हम सफल हो जाते थे। हम भी क्या करते थे, कार्य के लिए नियोजन करते थे। तो ऐसे हमने क्या कर दिया है, नियोजन कर दिया है। तो मतलब किसी भी काम को करने के लिए नियोजन का अध्ययन भी किसमें किया जाता है, मानव भूगोल। और एक और है जिसे हम कहते हैं फिर अन्य प्रदेशों से संबंध। अब देखो, अन्य प्रदेशों के साथ संबंध, यानी कि इस मनुष्य ने अपने साथ ये संबंध बनाए हैं, लेकिन इसके बाकी सब चीजों प्रदेश बचे हैं जो इसके साथ नहीं जुड़े हुए हैं, उनके साथ इसका कैसा संबंध रहता है, तो उसका भी अध्ययन किया जाता है। छोटा सा क्वेश्चन बनेगा, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र बताइए। ये क्रमागत तरीके से विषय क्षेत्र है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी बुक में है। ज्यादा विस्तार से इसमें किसी प्रकार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इन चीजों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैंने आपको हर चीज बताई है कि किस प्रकार से इसमें अध्ययन किया गया। अब आप करते हैं, देखो मानव भूगोल का विकास है। अब मैं आपको थोड़ा सा विकास इधर ही बता देता हूं कि मानव भूगोल का जो है वो विकास किस प्रकार से किया गया है। अब विकास को थोड़ा समझने की कोशिश करो। विकास एक साथ नहीं होता है, बच्चा पैदा हुआ डायरेक्ट बड़ा नौकरी नहीं करता, या फिर ऐसे नहीं कि वो पढ़ना लिखना जानता है। वो धीरे धीरे चीजों को सीखता है। छोटा सा बच्चा होता है, माँ बाप को ही जानता है, उसके लिए एक छोटा सा विषय बनता है। धीरे धीरे फिर वो अपने परिवार को जानता है, परिवार के बाद मार्केट को जानता है, मार्केट के बाद फिर वो अपने प्रदेश को जानने की कोशिश करता है। इसका विकास भी 3 क्रमों में हुआ है। एक तो है प्राचीन काल, एक है फिर आपका मध्यकाल, और एक है आपका वर्तमान, या जिसे हम कहते हैं आधुनिक काल। अब देखो क्या इसका विकास 3 क्रम से हुआ। प्राचीन काल मैंने खुद बताया कि इसके अंदर क्या किया जाता था। प्राचीन काल में हमने नियतिवाद पढ़ा है ना, कि प्रकृति को हावी माना जाता था। क्या करते था कि एक मानव था, छोटे से जनसमूह में रहता था, उसे ये नहीं पता कि इधर भी कोई जनसंख्या रहती है, इधर भी कोई भूमि है, इधर भी कोई दुनिया बसी हुई है जिसकी संस्कृति होगी। वो क्या करता था, केवल अपने बारे में ही अध्ययन करता था कि जैसे मैं कहाँ रहता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या नहीं खाता, क्या मेरे काम है, इन्हीं चीजों का अध्ययन किया जाता था। अगर हम इसमें एक चीज और देखें तो उसकी दिनचर्या क्या थी, जैसे आखेट करना, शिकार करना, या वैसे ही रहना। तो इसी के आधार पर रूसों ने भी, जो अरस्तु है, उन्होंने भी इसके बारे में परिभाषा दी है कि जो टुंड्रा प्रदेशों में रहते हैं या फिर जो शीत प्रदेशों में रहते हैं वो किस प्रकार के मनुष्य हैं, और जो अफ्रीकी जनसमूह है वो काफी बलशाली होते हैं, ताकतवर होते हैं, ज्यादा खाना खाते हैं। ऐसे अध्ययन किसमें किया जाता था, प्राचीन काल में। अब बात करते हैं मध्यकाल में। अब देखो इसमें क्या हुआ कि मध्यकाल में आते आते जो प्रदेश, अन्य बहुत सारे प्रदेश थे, इनके बीच क्या होने लगा था, व्यापार और नौकायन। नौकायन का मतलब नावों के द्वारा व्यापार होने लगा था। नए नए मतलब क्या हुआ कि जो प्रकृति के अंदर जो रहस्य छुपे पड़े थे वो खुलने लगे थे, राज खुलने लगे थे कि यार बगल में भी दुनिया रहती है, बगल में भी संस्कृति है, बगल में भी कुछ खाने पीने की चीजें हैं। इन चीजों के बारे में जब अध्ययन किया जाने लगा तो बाद में जब धीरे धीरे पता चला कि यार पृथ्वी पे तो और भी चीजें हैं, पृथ्वी पे कोई अग्निदेव नहीं है, पृथ्वी पे कोई वायुदेव नहीं है, ये सब चीजें प्राकृतिक है, जो यहाँ पे भी है वो दूसरी जगह पे विद्यमान है, बस इसके थोड़ा रूपों में परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ तक आते आते क्या हुआ कि मध्यकाल में इसके कुछ अन्योन्य जो क्रियाएं थी वो न्यून जो थी प्राचीन काल में, वो अब विकसित हो चुकी थी, राज खुलने लगे थे। तो इसका मध्यकाल में थोड़ा देखो विषय बढ़ चुका। अब बात करते हैं वर्तमान आधुनिक काल। वर्तमान में आते आते इस भूगोल के बहुत सारे विषय बन चुके थे, जैसे आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, बहुत सारे प्रादेशिक भूगोल, हिंद महासागरीय भूगोल, भूमि के बारे में भूगोल, वायु भूगोल, इन सब चीजों के बहुत सारे विषय बन गए हैं। कौन से समय में, वर्तमान काल में। यानी कि यहाँ तक आते आते भूगोल अब एक छोटा विषय नहीं बन करके ये बहुत बड़ा विषय बन चुका है। और साथ ही यह अकेला नहीं है, ये सबके साथ संबंध बनाता है। ध्यान रखना, अगर आप कोई सब, थोड़ी सी लाइट की वजह से प्रॉब्लम हुई, उसके लिए सॉरी। हम आगे फिर बढ़ते हैं। देखो वर्तमान आधुनिक काल, अभी हमने बात की थी कि आधुनिक काल है, आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है, आपको पता है। अब आपसे देखो इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे बहुत सारे विषय, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, बहुत सारे संगठन बने और उन संगठनों ने मानव के बारे में अध्ययन करना चाहा, क्योंकि विश्व युद्ध इस पृथ्वी पे सबसे बड़े जो है वो
एक ऐसी समय था जिस समय सब पूरी मानव जाति को हिला के रख दिया था। इसलिए बहुत सारे संगठन बने कि मानव के बारे में अध्ययन करो कि ऐसी समस्या फिर बाद में नहीं आए, वरना पृथ्वी पे बहुत सारा बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। वर्तमान में देख लो आप, कोरोना वायरस चल रहा है, ये पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा संकट बना हुआ, जो मानव जगत के लिए बहुत ही कठिन समय हो सकता है। तो ये सब चीजें क्यों नए संगठन बनेंगे, इनके बारे में अध्ययन करेंगे, वो सब किस में जुड़ेंगे, आधुनिक काल में या फिर वर्तमान काल में। अब आपसे एक क्वेश्चन है जो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे इसमें आप वैसे थोड़ा बहुत आपको पता है, लेकिन एक विचारधारा है जिसे रुको और जाओ इस नाम से जाना जाता है। इसके जनक कौन है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आपसे एक और अनुरोध है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करें, अगर इसमें कोई कमी रही है तो उसके सुझाव आप हमें दे सकते हैं। आपको किस चीज पे वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम आपके लिए वो सब चीजें उपलब्ध करवा सकें। इसी चैनल पे जानकारी आपको दी जाती रहेगी। अगर आपका रुझान रहा और आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया तो भविष्य में हम आपके लिए और आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए कड़ी मेहनत करेंगे और आपकी सेवा में तत्पर लगे रहेंगे। ध्यान रखना, आगे वीडियो आते रहेंगे। ये पार्ट है जो आपके 2 नंबर का है। छोटे क्वेश्चनों पे ज्यादा ध्यान देना। बड़ा क्वेश्चन अगर मैं देखूं 4 साल का मुझे जहां तक अनुभव है उसमें मैंने यही देखा कि इस पार्ट से या तो 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं या फिर 2 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है जो छोटे तरीके से आता है। अगर छोटे क्वेश्चन आते हैं तो वो इस प्रकार से आते हैं, बड़ा क्वेश्चन आता है तो वो या तो इनमें से उसमें से भी या तो मध्यकाल के बारे में पूछेगा या फिर वर्तमान काल के बारे में। और अगर इनमें से पूछता है तो 1 नंबर का ऐसे पूछता है कि जैसे प्रदेश के संसाधन, इससे आपका क्या तात्पर्य है, अन्य प्रदेशों के साथ संबंध, इससे आपका क्या तात्पर्य है। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बने रहेंगे। आप इस पे थोड़ा सा अगर कहीं पे भी कमी त्रुटि है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आगे से भी आप हमें सुझाव देते रहिए और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए।